नमस्कार, टीवी 100 में आपका स्वागत है और मैं वीरेंद्र गुप्ता। जैसा कि आप जानते हैं कि जैसे-जैसे विधानसभा चुनाव नज़दीक आ रहा है, वैसे-वैसे तमाम राजनीतिक दलों में सक्रियता भी देखने को मिल रहा है। इस वक्त चुनार विधानसभा क्षेत्र में तमाम राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं गर्म है इस बात की कि वीआईपी पार्टी के द्वारा जो भी प्रत्याशी इस चुनावी मैदान में अपना भाग्य आजमाएगा, निश्चित रूप से तमाम राजनीतिक दलों के लिए बड़ा संकट खड़ा करेगा। क्यों रातों रात इंजीनियर अमित कुमार सिंह फेमस हो गए हैं, क्यों रातों रात सभी की जुबान पर इंजीनियर अमित कुमार सिंह का नाम आने लगा है, हम इस वक्त सीधे इंजीनियर अमित कुमार सिंह से ही जानेंगे कि आखिर इतनी सक्रियता और तेजी। सर, आपका स्वागत है। एकाएक आपका नाम सभी की जुबान पर आ गया है, कैसे इतनी सक्रियता बढ़ी और क्या मकसद क्या है आपका इसके पीछे? सर, हमारा एक ही मकसद है विकास। जो निचले और दबे तबके के लोग हैं उनके विकास के लिए हमारी पार्टी यहाँ आई है। और जैसा कि हमारे मंत्री जी मुकेश सहनी का भी कहना है कि ये सबकी पार्टी है, ये सिर्फ जाति विशेष की पार्टी नहीं है, लेकिन हम सबके लिए सामाजिक न्याय और उच्च शिक्षा, उच्च अस्पताल, सारे जो जरूरी सुविधाएं हैं, बेसिक सुविधाएं जैसे सबको मिलते हैं वैसे गरीब तबके के लोगों को भी मिले। और सकारात्मक सोच लेकर मैं स्टार्ट करता हूं, बात करता हूं अपने चुनार विधानसभा की। तो चुनार विधानसभा में जैसा कि हम जानते हैं, चुनार का बलुआ पत्थर अगर पूरे भारत में कहीं भी कोई भी चीज़ निर्माण होता है या कहीं भी कोई चीज़ अगर आपको देखने मिलती है किसी म्यूजियम में, आप वहां देखेंगे कि चुनार का बलुआ पत्थर अवश्य यूज हुआ होता है। तो हमें चुनार को जीआई टैग दिलाना है। जीआई इज जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग, जो कि भारत सरकार देती है। हमारा उनसे निवेदन रहेगा कि आप चुनार को एक टूरिस्ट स्पॉट में बदलें। यहाँ ऐसा विकास हो कि यहाँ पे जो नीचे तबके के लोग हैं सबको एक अवसर मिले, रोजगार बढ़े, लोग आगे बढ़ें। दूसरी समस्या जो हमारी है आरक्षण के बाद, वो है महंगाई। तो आरक्षण में मैं बाद में आऊँगा क्योंकि वो हमारा मेन एजेंडा है। अभी मैं महंगाई पे जाता हूँ। महंगाई हर दिन ऐसे बढ़ रही है जैसे वो हनुमान जी की पूछ हो गई हो। भाई कहाँ रुकेगी ये महंगाई? आज तेल खरीदने जाते हैं 170, कल जाते हैं 180, परसों जाते हैं 190, अगले दिन 200। कब कब तक हम ऐसे रहेंगे? और चलिए हम खाने की तेल की बात छोड़ देते हैं, अगर हम डीजल पेट्रोल की बात करें, प्रधानमंत्री जी 2,000 रुपए की किस्त देते हैं। चलिए माना 2,000 से लोगों का उद्धार होता होगा या होता रहा होगा। आज के दिन में वही डीजल जो कल 70 रुपए का था, आज 105 रुपए लीटर बिक रहा है, 100 रुपए लीटर बिक रहा है। उस डीजल से किसान का कौन सा उत्थान हो रहा है, आप हमें ये बताइए। क्या किसान आज भी वंचित नहीं है? उस किसान जो वो पैसे बचा रहा था, जिसका 1.5 पैसा खर्च हो रहा है। ऐसे हर चीज में महंगाई बढ़ी जा रही है। किसान कहाँ जाएगा? किसके पास अपना दुख दर्द रोएगा? आपके 2,000 देने मात्र से क्या किसान का उत्थान हो रहा है? दूसरी बात आते हैं बेरोजगारी पे। बेरोजगारी अगर देखें तो आज युवा पढ़ लिख के अच्छे अच्छे कॉलेजेस में जाके अच्छा पैसा खर्च करके आता है और उसको एक नौकरी के लिए वो तरस जाता है। उसको वो नौकरी कौन देगा? वो उसकी जिम्मेदारी क्या आप लेने को तैयार हैं? आप हमेशा बोलते हैं मनरेगा में गड्ढे खुदवा देंगे, आप तालाब खुदवा देंगे। अरे तो खुदवाइए, रोजगार दीजिए तो सही, हमें ग्राउंड लेवल पे दिखाइए। हमें आश्वासन नहीं चाहिए। आप कहते हैं युवा आए, चलिए आ गया युवा, अब राजनीति में युवा सक्रिय हो गया, अब आप क्या करेंगे बताइए हमें? आगे का कम से कम हमें कुछ रास्ता बताइए कि हमें कहाँ से रोजगार मिलेगा। कुछ आप अवसर बताइए, हमें कुछ तरीके बताइए। आपकी पॉलिसीज आती हैं, पहले ही तय हो जाता है कि इतना सरकार के खाते में जाना है। मैं एग्जाम्पल देके बताता हूँ। जो आवास योजना है, अगर उसमें 2.5 लाख मिलता है तो आने से पहले ही बंदे को पता होता है कि आपको 40,000 खर्च करना है, अधिकारियों को देना है। ये कौन सी किताब में लिखा गया है? कौन सा रूल है ये आपका? आप अभी तक एलपीजी पे आप अपना उठा के देख लीजिए, कहीं भी सब्सिडी मिलता था। आज के डेट में सब्सिडी खत्म, नाम मात्र है। किसी के 50 रुपए 54 रुपए आ रहे हैं, अब वो भी धीरे धीरे बंद होते जा रहा है। आप बोलते हैं कि आप अनाज बांट रहे हैं, अनाज पे अपनी ब्रांडिंग क्यों कर रहे हैं? मैं आपसे अनुरोध करता हूं, आप मेरे जस्ट पीछे यहाँ पे लिखा नाम पढ़िएगा, या आप अगर कहीं भी घुमा के देखिए, जो भी चीज बनी हुई है सब पे आदमी अपनी मुहर लगा के जाता है। यहाँ लिखा है ओम प्रकाश सिंह, पीछे घूम के देखिए वहां लिखा है अनुप्रिया पटेल, उधर आप घूम के देखेंगे अनुराग सिंह। हर जगह आप देखेंगे आदमी अपनी ब्रांडिंग करके जा रहा है। क्यों करके जा रहा है? मैं पूछता हूँ, अपने पैसे से बनवाया है, चंदा इकट्ठा करके बनवाया है, सरकारी पैसे से बनवाया है ना? तो वहाँ भारत सरकार क्यों नहीं लिखा जाता? अनुराग सिंह या अनुप्रिया पटेल या ओम प्रकाश सिंह क्यों लिखा जाता है? अगर भारत का पैसा है, हमारी कमाई का, गाड़ी कमाई का पैसा है। मैं टैक्स पेयर था, मैं आज अभी पहले मैं नौकरी कर रहा था, मैं टैक्स पेयर था। मैं 6 लाख 5 लाख अपना साल का वहाँ पे मनी दे रहा हूँ सरकार को। मैं देख रहा हूँ आगे कि मेरे ही पैसे से बना सामान उस पर अपनी ब्रांडिंग करके चले गए। उस पर भारत सरकार लिखने में कितना कष्ट होता है इनको। अगर उत्तर प्रदेश सरकार, भारत सरकार लिखा रहे तो क्या प्रॉब्लम हो जाएगी नहीं, उन्हें? अगर आप विधायक चुन के आते हैं, तो क्या आप किसी भी कार्यक्रम में अपना नाम अंकित नहीं कराएंगे? नाम अंकित कराइए, बिल्कुल कराइए, अपने खर्चे पे कराइए।
मुझे अगर अपनी ब्रांडिंग करनी है, मैं अपना पैसा खुद खर्च करूंगा, मैं सरकारी खजाने से नहीं करूंगा। सरकारी खजाना सरकार जो लेके आती है। और सरकारी की बात हो गई तो मैं सरकारी आंकड़ों पे भी एक नज़र डलवा देता हूँ। कुछ दिन पहले आपने एक न्यूज़ देखा होगा कि कोरोना से, जब कोरोना महामारी आई थी, जो लोगों की मौतें हुई उसमें ऑक्सीजन की कमी से किसी की मौत नहीं हुई। कैसे मरे लोग? ये जो ऑक्सीजन पे हम उठा के कंधे पे लेके जाते थे अपने परिजनों के लिए, क्या हम अपने घर में उससे खाना बनाते थे या अपने घर वेल्डिंग करते थे? क्या करते थे उस ऑक्सीजन का हम? सरकार ने नहीं देखा, किसी पदाधिकारी ने नहीं देखा। पता है क्यों नहीं देखा? क्योंकि कोई नेता सड़क पे आया ही नहीं कोरोना में। सब अपने घर में अपनी रोटियां सेक रहे थे और घर से बैठ के राजनीति कर रहे थे, कोई बाहर नहीं आया। अगर आते तो उन्हें दिखता कि कैसे हम लाशें उठा के अपने कंधे पे सड़क से लेके जा रहे थे, और उसमें भी आपका प्रोटोकॉल था, आपका लॉकडाउन था। रही बात चुनार की, मैं चुनार की विशेषतर बात कर लेता हूँ। मेरे परिजनों को कोविड था, मेरे पास दवाइयों का अभाव, मैं दवा लेने निकला, पूरे चुनार घूम के आया, मुझे पता चला चुनार में कहीं दवाइयाँ नहीं है कोविड की, दवाइयाँ खत्म हो गई, आउट ऑफ स्टॉक। मैं गया बनारस, वहां पे मैंने कोविड के नियम का उल्लंघन किया, क्योंकि आप भाई नहीं निकल सकते बाहर, करना पड़ा। मैं बनारस से दवाइयाँ, भाई मैं जब यहाँ हूँ तो मैं बनारस क्यों जाऊँ अस्पताल में, या बनारस क्यों जाऊँ दवा लेने? मुझे यहाँ चिकित्सा क्यों नहीं मिलेगी, यहाँ सुविधाएं क्यों नहीं मिलेंगी? सर, आप युवा हैं और आपसे लोगों की अपेक्षाएं भी ज़्यादा हैं। ऐसे में आप भ्रष्टाचार के खिलाफ, बेरोजगारी के खिलाफ, और ये कैसे आप लड़ाई लड़ेंगे? सर, भ्रष्टाचार बेरोजगारी की वजह से ही आ रहा है। अगर मेरे पास दो पैसा है तो मैं चलिए मैं जातिवाद का एग्जाम्पल लेके मैं आपको भ्रष्टाचार समझाता हूँ। लोग जैसे, मैं अगर अभी मैला कुचैला कपड़ा पहन के आऊँ तो लोग समझेंगे गरीब आदमी निचले तबके का है, और मुझे उस नज़र से देखा जाएगा। लेकिन अगर मैं निचले तबके का हूँ और मैं ठाट बाट से चल रहा हूँ, अच्छा खान सहन रहन सहन है, तो आदमी मुझे ऊंचा आदमी ही, बड़ा आदमी ही समझेगा। सेम उधर भी है, आप इससे रिलेट करिएगा, सेम वही किस्सा इधर भी है। पूरा समूचा चुनार विधानसभा क्षेत्र आपको अगर सुन रहा है, तो आप क्या अपील करेंगे यहाँ के क्षेत्रवासियों को? मैं यही बोलूंगा कि आप युवाओं को ध्यान दें, युवाओं को विशेषतर से, चाहे नगर पालिका, पंचायत हो, जो भी इलेक्शन हो, ग्राम प्रधान, जितने भी हैं, आप थोड़े नए चेहरे लाने की कोशिश करें। उससे क्या है, आप एक अलग विकास की तरह अग्रसर होंगे। दूसरी चीज कि अगर किसी का पिताजी अगर हैं, किसी के मतलब बड़े लोग हैं भाई, सांसद लोग हैं, विधायक लोग हैं, ऐसा नहीं कि वो अगर हैं तो उनके बेटे भी उतने काबिल होंगे। आप काबिलियत देखिए, योग्यता देखिए। अगर उनमें काबिलियत है तो आप उन्हें ले आइए, नहीं है तो आप उन्हें बोलिए भैया नमस्कार, आप कहीं और जाइए, कहीं और आजमाइए, हम यहाँ पे अपने योग्य नेता को चुनेंगे। और प्लीज आप सबसे अपील है चुनार वालों से कि बैनर देख के, झंडा देख के ना जाएं, आप अपना प्रत्याशी देखें जिसे आप पकड़ सकें। आज अगर वो आता है, कोई भी प्रत्याशी आता है, बोलता है मैं यह करवा दूंगा, वो करवा दूंगा, सड़क बनवा दूंगा, पुलिया बनवा दूंगा, बोल के चले जाते हैं, क्या आप उन्हें पकड़ पाते हैं? तो ऐसा आदमी चुनिए जिसे आप जीतने के बाद पकड़ सके, वो आपके बीच में रहे और वो आपको आपको हर समय अपडेट देता रहे, क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा। मैं बड़े बड़े वादे नहीं करूंगा कि पुलिया बनवाऊंगा, ये बनवाऊंगा, लेकिन मैं ये बोलूंगा कि चुनार के उत्थान के लिए और टूरिस्ट प्लेस बनाने के लिए जितना जो भी लगेगा, हर संभव प्रयास किया जाएगा, लोगों के रोजगार के लिए किया जाएगा, निचले तबके के लोग जो हैं उनको आरक्षण दिलाया जाएगा। और जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में कहा था, आरक्षण पे मैं बाद में आऊंगा। आरक्षण इसलिए भी जरूरी है क्योंकि आज भी बहुत सारे ऐसे समुदाय हैं जिन्हें मिलना चाहिए बट वो वंचित हैं। तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी को स्टैंड लेना है। और ये हमारी पार्टी की विचारधारा में भी है कि गरीब तबके के जो लोग हैं उन्हें उचित आरक्षण, उचित मूल्य, जो चीज़ें भी उन्हें जरूरी है वो उन्हें दिलाई जाए। आपको लगता है कि आप परंपरागत वोटों को प्रभावित कर पाएंगे, या जो फ्लोटर वोट हैं उनको आप अपनी तरफ खींच पाएंगे? सर, एक कहावत है इंग्लिश में, रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे। तो एक दिन में कुछ नहीं होगा, हम लगातार प्रयास करेंगे, 1 साल करेंगे, 2 साल करेंगे, 4 साल करेंगे, 10 साल करेंगे, लोगों को समझाएंगे कि जो 75 साल हो चुका है आज़ादी को हमारे, और आज भी वही हालात है हमारे, हमें उसे बदलने की ज़रूरत है। आज नहीं तो कल हमें देखिए आँख खोलना ही पड़ेगा। तो अगर आज खोलेंगे तो आपके लिए और आपके बच्चों के लिए बेहतर भविष्य दिख रहा है। अगर कल खोलते तो भी ठीक है, लेकिन ऐसा ना करें बहुत ज़्यादा लेट हो जाए कि तब जाति धर्म के विशेष पे ही काम हो, तो उस समय थोड़ी दिक्कत हो जाएगी। तो मेरी लोगों से यही अपील रहेगी कि समय रहते चेत जाइए, जाग जाइए, और आसपास थोड़ा आंखें खोल के चलिए। सिर्फ पार्टी विशेष पे ध्यान देने से या किसी की विचारधारा पकड़ने से काम नहीं होगा, आपको सबका विकास लेके चलना होगा। और बस यही अपील है मेरी। अगर आप सर वीआईपी पार्टी में न होते तो किस में होते? पार्टी देखिए एक बैनर होता है, जो आदमी काम करने निकला है उसको अपना काम पता होना चाहिए कि उसे क्या करना है। आज मैं इस झंडे के नीचे हूँ, कल उस झंडे के नीचे हो सकता हूँ, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, राजनीति है। लेकिन मैं ये जानता हूँ कि जिस मकसद से मैं आया हूँ, जो मेरा रोल है, जो मेरा काम है, मुझे उस पर पूरा फोकस करना है और निरंतर वही प्रयास करना है कि मैं लोगों के लिए काम करूँ, झंडा बैनर कोई भी हो। तो
तो कुल मिला के सर आपकी विधानसभा चुनाव चुनार में कौन प्रतिद्वंदी होने वाला है आपके मुताबिक? सर मेरा कोई प्रतिद्वंदी नहीं रहेगा, मेरा लड़ाई खुद से है। हमारी पार्टी की जो लड़ाई है, हमारी लड़ाई ये है कि अगर हमारे यहाँ 2.5 लाख वोट पड़ते हैं तो मुझे 1.25 लाख वोट चाहिए। सीधे सीधे मुझे 50% वोट जो पड़ रहे हैं वो हमें अपने लोगों को मनाना है कि आप थोड़ा सा विकास की तरफ ध्यान दीजिए और हमारे मुद्दों को जो देखिए, अगर उनमें दम है तो आप हमें सपोर्ट करिए। तो हमारा सीधे सीधे 50% वोट पे फोकस रहेगा। चाहे उस 50% वोट से हम जीतें या हारें, उससे हमें फर्क नहीं पड़ता। विकासशील इंसान पार्टी के प्रतिनिधित्व के रूप में इंजीनियर साहब हमारे बीच में मौजूद हैं और अपनी बेबाक राय इन्होंने रखी है। लेकिन ये देखना दिलचस्प होगा कि पार्टी को लोग देखते हैं या व्यक्तित्व को देख के वोटिंग करते हैं। मिर्जापुर से टीवी 100 के लिए वीरेंद्र गुप्ता की रिपोर्ट। विकासशील इंसान पार्टी के प्रदेश सचिव भी हमारे साथ मौजूद हैं और हम जानना चाहेंगे कि वीआईपी पार्टी के नाम से जो लोग जानते हैं उनका राजनीतिक कैरियर उत्तर प्रदेश में क्या है। सर तमाम राजनीतिक दल हैं, बड़ी बड़ी राजनीतिक पार्टियां, आपकी पार्टी अभी कुछ ही समय में ये इंट्रोड्यूस हो रहा है। कैसे आपको लगता है कि ये सर्वाइव कर पाएगा विधानसभा चुनाव में? देखिए, मेरा नाम राजेश साहनी है। मैं वीआईपी पार्टी में प्रदेश सचिव का पद हमें मिला है। वीआईपी पार्टी 2 तारीख को उत्तर प्रदेश में लॉन्च हुई है। लगभग 2 महीना हुआ अभी। ये इतने तेज़ी से विकास कर रहा है कि ये मान लीजिए कि हम लोग दिन दुना रात चौगुना, हमारे कार्यकर्ता जितने भी पदाधिकारी लोग हैं काफ़ी मेहनत कर रहे हैं और 2 महीने में हम लोगों को लगभग बहुत ज़्यादा सफलता मिली है। इससे इससे विपक्षी भी घबरा गए हैं। जी बिल्कुल, आपको कम समय में अधिक सफलता मिल रही है, आपका दावा है। लोग जानना चाहते हैं कि किन राजनीतिक दलों से आपका गठबंधन होना है इस चुनाव में? देखिए, इसके लिए तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी निर्णय लेंगे। बाकी हम लोग इस पे अभी कोई टिप्पणी नहीं कर सकते हैं। जो भी निर्णय लेंगे उसको हम लोग मानेंगे। लोगों का आशंका है कि आपकी जो कैंडिडेट्स होंगे अगर वो जीतते हैं तो फिर वो किसी न किसी दूसरे दल का ही समर्थन करेंगे। ऐसे में जो वोटर्स होते हैं उनके सामने दुविधा की स्थिति उत्पन्न होती है। कैसे टैकल करेंगे? देखिए, हमारी जो मुद्दा है, हमें है आरक्षण। जो पार्टी अगर हम लोग गठबंधन भी करेंगे, अगर हमें जो आरक्षण देगा हमारे समाज को, जो 17 जातियों को जो आरक्षण देगा, हम लोग उसके साथ रहेंगे। तो आपने देखा कि आरक्षण का जो मुद्दा है वीआईपी पार्टी का, वो निश्चित रूप से बहुत ही कितना प्रभावशाली साबित होगा ये समय बताएगा। सर आप बताएं कि आपको क्या लगता है कि चुनार विधानसभा क्षेत्र में किन मुद्दों पे आपकी पार्टी अपना पताका लहरा पाएगी? मेरा नाम श्याम बाबू साहनी है। मैं बालूघाट चुनार का निवासी हूँ और एक वीआईपी पार्टी का कार्यकर्ता हूँ। अभी जिले का पद गठन नहीं हुआ है, हो सकता है कि मुझे जिले का पद भी मिल जाए। वही वीआईपी पार्टी, देखिए बिहार में जो जिस तरीके से चुनार में किन मुद्दों पे आप अपना बात रखेंगे लोगों के सामने? चुनार में हम लोग आरक्षण के मुद्दे पर बात करेंगे, इसलिए कि हम लोगों का मांग आरक्षण चल रहा है और हाई कोर्ट ने हम लोगों को आदेश भी दिया है। लेकिन ये सरकार जो बीजेपी की सरकार बनी हुई है केंद्र में और राज्य में, ये दोनों लोग पारित नहीं कर रहे हैं। हम उनसे पूछना चाहते हैं कि क्यों पारित नहीं कर रहे हैं। जब हमको हाई कोर्ट ने आदेश दे दिया है, सब कुछ दे दिया है, तो उनको जियो भेजने में उनको क्या तकलीफ? आपको कानून और व्यवस्था पर कोई सवाल नहीं समझ में आता चुनार विधानसभा? कानून व्यवस्था तो अब देखिए, कहीं भी जाएं किसी भी गरीब व्यक्ति का सुनवाई नहीं होता है। पहली बात, कोई भी होता है, कोई भी घटनाएं होती हैं, अगर महिलाएं जाती हैं या कोई गरीब तबके के व्यक्ति जाते हैं तो उनका यहाँ इस सरकार में सुनवाई नहीं होती है। पहली बात, गरीबों की सुनवाई नहीं होती, ये बहुत मुख्य मुद्दा चुनार विधानसभा में संभावना व्यक्त की जा रही है कि यही आने वाले विधानसभा में एक महत्वपूर्ण मुद्दा हो सकता है कि गरीब का सुनवाई कौन करेगा, कौन सी सरकार गरीबों की सुनवाई करेगी। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि इस वक्त वीआईपी पार्टी की जो कार्यशैली देखने को मिल रही है, निश्चित रूप से संपूर्ण विधानसभा क्षेत्र में काफ़ी चर्चा देखा जा रहा है। मिर्जापुर से टीवी 100 के लिए वीरेंद्र गुप्ता की रिपोर्ट।